नमस्कार, मैं शिल्पी। स्वागत है आपका बेबाक बतकही में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको वादा किया था कि मैं सुनाऊंगी कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं और कुछ ख्याल, तो आज का एपिसोड होगा थोड़ा अलग। देखिए, बतकही बिल्कुल देसी शब्द है और हिंदी में इसका बड़ा गहरा अर्थ है। लंबी लंबी छोड़ने से लेकर लंबी लंबी खींचने तक हर बात का शुमार इसमें है। तो आज हम बात करेंगे बात की शान में क्या क्या नहीं बोला गया है, मसलन इस बात की भी क्या बात है, वगैरह वगैरह। जब बात पे ही बात कर रहे हैं तो बातों के बादशाह मुल्ला नसरुद्दीन को भला कैसे भूल सकते हैं। मुल्ला टर्की के रहने वाले थे, धार्मिक विद्वान थे और पेशे से जज थे। एक बार उन्हें किसी धार्मिक सभा में बोलने के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें लोगों को प्रीच करना था। मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर आए। उन्होंने अपनी शान के मुताबिक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। उनकी लंबी दाढ़ी उम्र के असर से दूधिया हो रही थी। उनका चोगा घुटनों के नीचे तक लटक रहा था। वो हर एंगल से एक अदीब यानी स्कॉलर लग रहे थे। आम जनता मुल्ला को देखकर बड़ी इम्प्रेस हुई। मुल्ला पोडियम पर चढ़े और अपना चोगा वगैरह उन्होंने दुरुस्त किया, दाढ़ी पर हाथ फेरा, पगड़ी सीधी करी। उन्हें देखकर सचिन तेंदुलकर की याद आ रही थी। लग रहा था वो शानदार बैटिंग करेंगे। मुल्ला ने गंभीर आवाज में शुरू किया, मेरे प्यारे मित्रों, आप तो जानते ही होंगे मैं आज किस विषय पर चर्चा करूंगा। लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हम नहीं जानते। इतना सुनना था कि मुल्ला भड़क गए, पोडियम से उतरे और बोले, जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। मुल्ला रूठ कर चले गए। अगले दिन आयोजकों ने उनको मना लिया। वो फिर से प्रीच करने के लिए राजी हो गए। इस बार उन्हें और भी सम्मान से लाकर पोडियम पर खड़ा किया गया। मुल्ला ने शुरू किया, प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हम आज क्या बात करेंगे। इस बार लोग तैयार थे। सब एक साथ चिल्लाए, हाँ, हम जानते हैं। मुल्ला ने इतने लोगों की हामी एक साथ सुनी तो फिर से नाराज हो गए और बोले, जब सबको सब पता ही है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अपने गधे को एड़ लगा के मुल्ला फिर से वहां से रवाना हो गए। आयोजक भी हार मानने वाले नहीं थे और जनता भी 800 साल पहले की जनता थी। हर शाम खाली रहती थी। तीसरे दिन मुल्ला को फिर बुलाया गया। मुल्ला ने फिर बोलना शुरू किया, मेरे अजीजों, आपको तो पता ही होगा कि मैं आज किस बात पर चर्चा करूंगा। जनता होशियार थी, पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। इस बार आधे लोगों ने हाँ कहा और आधे ने नहीं। मुल्ला ने कहा, ठीक है, फिर जिन लोगों को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ वो उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मुल्ला पोडियम से उतरे और गधे पर सवार होकर 9-2-11 हो गए। शायद उनको पेमेंट पूरी नहीं मिली थी। आप मुल्ला जैसे हाजिर जवाब से जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। चाहे मुल्ला हो या बीरबल या तेनालीरामन, इन सब में बात करने की वो कला थी कि बादशाह को भी जवाब दे देते थे और जान भी बची रहती थी। याद रखिए, वो डेमोक्रेसी के दिन नहीं थे। बादशाह को जवाब देने की कीमत अपनी गर्दन देकर चुकानी पड़ती थी। तो खैर, हम बात कर रहे थे बात की। बात में वो ताकत है जो हमारे रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है, धर्म गुरुओं की दुकान चलाती है, नेताओं को संसद तक पहुंचाती है। नेताओं और धर्म गुरुओं का जिक्र आया तो मैं एक खास तौर पर कहूंगी कि उनकी हर बात के कई पहलू होते हैं। आप भले ही उन्हें जी जान से फॉलो करें, वो समय पड़ने पर पाला बदल कर एक नया ही राग आलापने लगते हैं। बेखुद दहलवी का एक शेर है, बात वो कहिए जिस बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये सब भूमिका थी एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने के लिए, तो आप कहेंगे मैं यूं ही बात का बतंगड़ बना रही थी। जी, यही नाम है इस शॉर्ट स्टोरी का, बात का बतंगड़। ये एक मोनोलॉग है। आप बस एक पक्ष की बात सुनेंगे और आपको दूसरे शख्स ने क्या जवाब दिया इमेजिन करना है। जैसा कि मोनोलॉग में होता है, आप एक ही किरदार की बातें सुनते हैं और उसी के नजरिए से कहानी को समझते हैं। कभी कभी वो किरदार बस अपनी बात सुना रहा होता है और कभी कभी सामने वाले इमेजिनरी किरदार की बातों पर रिएक्ट कर रहा होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एंशिएंट ग्रीक थिएटर में एक ही एक्टर होता था और उसके साथ कोरस होता था। सिर्फ एक एक्टर होने की वजह से डायलॉग होता ही नहीं था, बस मोनोलॉग होता था। मतलब बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि डायलॉग पहले आया या फिर मोनोलॉग। मोनोलॉग ही डायलॉग की माँ है।
हाँ, मगर मुर्गी पहले आई या फिर अंडा, इस पर बहस अभी और चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मोनोलॉग, बात का बतंगड़। आप इमेजिन करिए कि एक बड़ी सी अनाज की दुकान है जिसमें तमाम मजदूर काम कर रहे हैं। उस दुकान का मालिक देसी किस्म का आदमी है। उसने सफ़ेद शर्ट के नीचे पैंट के बजाय सफ़ेद पैजामा पहन रखा है। उससे किसी वजह से यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मिलने आए हैं। ऑब्वियसली वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड हैं। उन्होंने कुछ कहा है। अब आप जवाब में उस देसी बंदे का मोनोलॉग सुनिए। क्या कहा आपने? हमारे पूर्वज बंदर थे? आपके रहे होंगे, मेरे तो नहीं थे। आप मेरी नरम मिजाजी को भांपकर मुझसे यूं तल्ख बातें ना करें। ओह अच्छा, ये तल्खी नहीं, साइंस का ज्ञान है। चलिए वही सही, पर आप जैसे अदीब हम जैसे खाकसारों को दबाने के लिए साइंस की कोई ऐसी बात बताते हैं जिससे हमारी जहालत पर पक्का सरकारी स्टैंप लग जाए। अरे जाइए, आप लोगों के लिए पंडित, मौलवी, हमारी दादी समेत पूरा गया जमाना ही कूड़ मगज है। आपका ईमान सिर्फ गोरों की लिखी किताबों पर है। क्या कहा आपने? मैं अपनी हदों से बाहर जा रहा हूँ? अभी आपने मेरी हदें देखी कहाँ हैं? मेरे ख्याल में अदीब जड़ों से कटा हुआ वो आदमी होता है जो दिली दिल अपने पुरखों पर, अपने वतन पर, अपने वजूद पर, सब पर शर्मिंदा होता है। उसका अधकचरा ज्ञान उसे जड़ों से तो काट देता है, पर उसकी पकी उम्र उसे कहीं और पनपने नहीं देती। इतना तो आप जानते ही होंगे, धान के पौधे तभी रोपे जाते हैं जब उनमें लोच होता है। फल देते आम को कहीं और नहीं रोपा जाता। अच्छा, वाह, क्या कहने आपके। मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ? बात का बतंगड़ तो आप जैसे अदीब बनाते आए हैं। अगर हम शंख और घंटी बजाएं तो कर्मकांडी, अगर हम 5 बार नमाज पढ़ें तो पिछड़े तबके के, अगर हम चोट पर हल्दी लगा लें तो अहमक। हमारी हर बात का आपने बतंगड़ बनाया है। क्या यूं कहें कि हमें नीचा दिखाने का मौका आप कभी नहीं छोड़ते। हमारी छोड़िए, अपनी कहिए, दिल पे हाथ रखकर। खुश हैं आप? अरे जाइए, वो सब छोड़िए। तो हम कहाँ थे? हाँ, याद आया। आप बता रहे थे कि आपके पुरखे बंदर थे। अजी नहीं, फिर वही खटराग, सिर्फ आपके, हमारे नहीं। चलिए, अगर हमारे भी आदमजात नहीं थे तो क्या रहे होंगे? यकीनन बंदर तो नहीं रहे होंगे। मेरे ख्याल से भेड़ रहे होंगे। अब मुझे ही लीजिए, अपने बाप का गल्ला संभाल रहा हूँ। जहाँ मोहल्ले के सब लड़के पढ़ने गए वहीं मैं भी गया। जहाँ सबकी कमीजें सिली वहीं मैंने भी दे दी। स्कूल में मार पड़ने पर मेरे दोस्त ने पढ़ाई छोड़ दी तो मैंने भी गल्ले पर बैठने का मन बना लिया। और तो और आजकल मेरा बेटा भी दुकान पर आने लगा है। बड़ा समझदार है। कहता है आधी विद्या सत्यानाशी होती है और शंकराचार्य तो हम बन नहीं सकते। आपकी 2 टके की प्रोफेसरी से तो हमारी 8 लाख टके बेहतर है। वैसे मेरे बेटे ने बताया कि आपका लड़का आपकी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है। देखा है ना, हर जगह वही भेड़ चाल। फिर क्यों मगजमारी करते हैं बंदरों पर? आए, भेड़ों को नमन करें। मनु और आदम से पहले कोई था तो भेड़ ही थी। एक बात और, खुश रहा करिए, किताबों ने आपको उदास कर दिया है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर न जाने मायूसी क्यों तारी रहती है। उन्हें लगता है कि दुनिया के हर मसले का बोझ उनके कंधों पर है। पर सच तो ये है कि दुनिया अपने मसले खुद सुलझा लेती है। हमें तो बस गुमान होता है उसकी मदद करने का। मैं जानता हूं कि आप मुझे गंवार और कम अक्ल समझकर दिल ही दिल हंस रहे होंगे, पर कम अक्ली का एक ये भी तो चमत्कार होता है कि आप पर 12 मासी बसंत रहता है।